नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी टू चैंपियन यूट्यूब चैनल पर। अगर आप एसएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, पुलिस, रेलवे या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत करते हैं और अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और आगे बढ़ते हैं स्टडी टू चैंपियन के साथ। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और आज का ये सेशन सच में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बिल्कुल। आज की इस गहन विश्लेषण में, मतलब इस डीप डाइव में, हम जिस विषय की परतों को खोलने वाले हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से सबसे अधिक स्कोरिंग है, लेकिन साथ ही सबसे ज्यादा उलझाने वाला विषय भी है, हिंदी व्याकरण, शब्दभेद और संरचना। सही कहा। छात्रगण अक्सर व्याकरण को नियमों के एक उबाऊ पुलिंदे के रूप में देखते हैं, है ना? ऐसा लगता है जैसे बस परीक्षा पास करने के लिए इसे रटना ही पड़ेगा। एकदम सही। लेकिन आज हमारे इस डिजिटल क्लासरूम में व्याकरण को एक बिल्कुल नए चश्मे से देखा जाएगा और छात्रगण हमारी स्क्रीन पर अब जो प्रेजेंटेशन आ रही है वो आपको इसी नए चश्मे से रूबरू कराएगी। बिल्कुल, और ये नया चश्मा है हमारा त्रिआयामी विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण, जिसे हम 3D एनालिटिकल अप्रोच भी कहते हैं। 3D अप्रोच। हाँ, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में, विशेषकर यूपीएससी या एसएससी जैसे उच्च स्तरीय एग्जाम्स में, परीक्षक छात्रों की रटने की क्षमता नहीं जांचते। वे भाषा की संरचनात्मक समझ का परीक्षण करते हैं। मतलब कि रटंत विद्या से काम नहीं चलने वाला। एकदम नहीं। व्याकरण वास्तव में कोई रटने की चीज है ही नहीं। यह गणित की तरह एक तार्किक विज्ञान है। जब इसके पीछे के विज्ञान और उस क्यों को समझ लिया जाता है ना, तो परीक्षा हॉल में कोई भी प्रश्न एक पहेली नहीं लगता। और यही आज का हमारा मुख्य मिशन है। छात्रगण ध्यान दें, हमें व्याकरण के नियमों को किसी बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक 3D ब्रह्मांड की तरह समझना है, ताकि जब हम परीक्षा भवन में बैठें तो हमें केवल शब्द न दिखें, बल्कि उन शब्दों के पीछे छिपी पूरी की पूरी इंजीनियरिंग दिखाई दे। क्या बात है। तो चलिए सबसे पहले भाषा की नींव की ओर बढ़ते हैं। छात्रगण जरा स्क्रीन पर देखिए, हमारे 3D मॉडल में अब एक बड़ा सा गोला घूमता हुआ उभर रहा है। ये शब्द भेद का गोला, और ये 3 अलग अलग ध्रुवों पर टिका हुआ है, रूप, अर्थ और। इस विजुअल को देखकर तो मुझे किसी अणु या परमाणु की संरचना की याद आ रही है। ये तुलना बहुत सटीक है। जैसे परमाणु के उपकण, मेरा मतलब है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके संयोजन से पूरा भौतिक ब्रह्मांड बनता है ना? जी बिल्कुल। ठीक वैसे ही शब्दों के इस वर्गीकरण से हमारी पूरी भाषा का निर्माण होता है। यहाँ ये समझना आवश्यक है कि आखिर ये वर्गीकरण इतना जरूरी क्यों है। तो क्यों जरूरी है? क्योंकि व्याकरण का वह अध्ययन जिसमें शब्दों को उनके रूप, अर्थ और प्रयोग के आधार पर बांटा जाता है, वो भाषा को एक सुव्यवस्थित ढांचा प्रदान करता है। बिना इस ढांचे के भाषा केवल ध्वनियों का एक अराजक शोर बनकर रह जाएगी। सही बात है। अब छात्रगण, अगर हम इस प्रेजेंटेशन में उस अणु वाली संरचना से थोड़ा जूम आउट करें तो स्क्रीन पर हमारे सामने 9 बहुत ही मजबूत और चमकदार स्तंभ दिखाई दे रहे हैं। जरा इस विजुअल की कल्पना कीजिए। 9 पिलर्स। अगर हमारी भाषा एक बहुत बड़ी और आलीशान इमारत है तो ये 9 पिलर्स उस इमारत की बुनियादी नींव हैं। देखिए स्क्रीन पर, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण, संयोजक, अव्यय, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। इन स्तंभों पर ही भाषा की पूरी छत टिकी हुई है। बिल्कुल। और इन सभी स्तंभों में जो सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे केंद्रीय स्तंभ है, वो है संज्ञा। यहाँ मुझे भाषा विज्ञान के महान विद्वान डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का एक बहुत ही गहरा उद्धरण याद आ रहा है। अच्छा, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था, संज्ञा ब्रह्मांड का नामकरण है। अरे वाह, ब्रह्मांड का नामकरण, ये तो बहुत ही शक्तिशाली विचार है ना? ये केवल किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम भर नहीं है, बल्कि ये हमारे आसपास मौजूद अमूर्त और मूर्त हर एक चीज को पहचानने और उसे एक अस्तित्व देने का तरीका है। चलिए इसे थोड़ा परीक्षा के दृष्टिकोण से डिकोड करते हैं। छात्रगण, हमारे सामने जो 3D विजुअल है उसमें 3 अलग अलग वस्तुएं दिख रही हैं। स्क्रीन के एक तरफ एक साधारण सी किताब है जो जातिवाचक संज्ञा का प्रतिनिधित्व कर रही है। कॉमन नाउन। बीच में हिमालय पर्वत का एक विशाल 3D मॉडल है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन है। और अंत में एक अमूर्त चमकती हुई ऊर्जा का आकार है
जो भाववाचक संज्ञा को दर्शा रहा है। बिल्कुल, जैसे लड़कपन या मिठास। हाँ, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। परीक्षा में सीधे सीधे तो ये नहीं पूछा जाता ना कि हिमालय कौन सी संज्ञा है, ये तो बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल नहीं पूछा जाता, और यहीं पर परीक्षक छात्रों के लिए एक फंदा तैयार करते हैं। वे व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। मतलब एक उदाहरण से समझाएंगी? जरूर। मान लीजिए परीक्षा में एक वाक्य दिया जाता है, आज के युग में भी जयचंदों की कमी नहीं है। अब रटने वाले छात्र क्या करेंगे? वे जयचंद देखकर तुरंत व्यक्तिवाचक संज्ञा पे टिक कर देंगे। हाँ, और उनका उत्तर गलत हो जाएगा। बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जयचंद किसी विशेष राजा की बात नहीं कर रहा है, बल्कि धोखेबाजों की एक पूरी जाति या वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है। एकदम सही पकड़े। यहाँ जयचंद जातिवाचक संज्ञा बन गया है। यही वह संरचनात्मक गहराई है जिसकी हम बात कर रहे थे। क्या से आगे बढ़कर कैसे और संदर्भ को समझना। छात्रगण, ये एक बहुत ही शानदार एग्जाम हैक है, इसे जरूर नोट करें। अब संज्ञा के बाद अगर हम भाषा के प्रवाह की बात करें, तो मान लीजिए एक पैराग्राफ में हम बार बार संज्ञा का ही प्रयोग कर रहे हैं, जैसे राम आया, राम ने खाना खाया, राम सो गया। ये तो बहुत रोबोटिक लगेगा। बिल्कुल, एकदम अटपटा सा। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए भाषा क्या तकनीक अपनाती है? इसी समस्या का समाधान हमारा दूसरा स्तंभ है, सर्वनाम, जिसके लिए हमारी स्क्रीन पर एक बहुत ही रोचक एनिमेशन चल रहा है। छात्रगण देखिए, इसमें एक पारदर्शी ब्लॉक है जिस पर संज्ञा लिखा है, और एक चमकता हुआ टूल उस संज्ञा ब्लॉक को हटाकर उसकी जगह सर्वनाम का ब्लॉक फिट कर देता है। यानी राम की जगह वह का प्रयोग। हाँ, ये एक तरह का रिप्लेसमेंट टूल है ना? बिल्कुल। सर्वनाम का मुख्य कार्य ही यही है, संज्ञा की पुनरावृत्ति यानी रेपिटेशन को रोकना और भाषा में एक प्राकृतिक लय, एक प्रवाह बनाए रखना। इसके बिना तो हमारी अभिव्यक्ति बहुत ही मशीनी और बोझिल हो जाएगी। तो छात्रगण, हमने इन मूल स्तंभों को तो समझ लिया, लेकिन अब एक बड़ा कदम उठाते हैं। ये छोटे छोटे ब्लॉक या स्तंभ मिलकर एक पूरी संरचना कैसे बनाते हैं? चलिए अब वाक्यों की इंजीनियरिंग की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत दिलचस्प हिस्सा है। बिल्कुल। स्क्रीन पर अब हमारे सामने मिश्र वाक्य की इंजीनियरिंग का एक बहुत ही शानदार विजुअल है। इसे किसी रिफाइनरी के एक कांच की पाइपलाइन की तरह समझिए। एक तरफ से एक मुख्य पाइप आ रहा है, जिसे हम मुख्य उपवाक्य या प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। हाँ, और उसमें एक विचार बह रहा है, वह कौन सा भारतीय है। अब दूसरी तरफ से एक और पाइप आ रहा है, आश्रित उपवाक्य, जिसमें विचार है, सचिन तेंदुलकर का नाम न सुना हो। अब ये दोनों पाइप बीच में एक चमकते हुए जंक्शन बॉक्स में जाकर मिल रहे हैं। छात्रगण ध्यान दे, इस जंक्शन बॉक्स पर लिखा है जिसने, या जिसने एक समुच्चय बोधक अव्यय है। उस दृश्य के माध्यम से हम वाक्य रचना की जटिलता को बहुत आसानी से डिकोड कर सकते हैं। मिश्र वाक्य वास्तव में उपवाक्यों का एक ऐसा संयोजन है जहां एक उपवाक्य अपना पूरा अर्थ स्पष्ट करने के लिए दूसरे पर निर्भर करता है। मतलब वो जंक्शन बॉक्स बहुत अहम है। बिल्कुल। यहाँ वो जंक्शन बॉक्स केवल दो हिस्सों को फेविकॉल की तरह चिपकाने का काम नहीं कर रहा है, बल्कि वो अर्थ का एक निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित कर रहा है। वो दोनों विचारों को एक तार्किक संबंध में बांध रहा है। अर्थ के इस प्रवाह को लेकर हमारे पास पीपीटी में एक और विजुअल है जो अर्थ के आधार पर वाक्यों का अंतर स्पष्ट करता है। देखिए, यहाँ हरे रंग के ब्लॉक में एक सकारात्मक या विधिवाचक वाक्य है, मेरे पास 2-4 पुस्तकें ही हैं। और ठीक उसके बगल में लाल रंग के ब्लॉक में एक निषेधवाचक वाक्य है, मेरे पास 2-4 पुस्तकों से अधिक नहीं है। मुझे तो दोनों का अंतिम अर्थ बिल्कुल एक ही लग रहा है, फिर संरचना में ये भेद क्यों है? यहीं पर भाषा का मनोविज्ञान और उसकी चतुराई सामने आती है। संरचनात्मक रूप से देखा जाए तो एक वाक्य हाँ कह रहा है और दूसरा ना का प्रयोग कर रहा है। हाँ, अधिक नहीं है मतलब ना। बिल्कुल, लेकिन गहराई में जाने पर स्पष्ट होता है कि दोनों का अंतिम संप्रेषण या लक्ष्य एक ही है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में वाक्य रूपांतरण यानी सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के प्रश्नों का आधार है। अच्छा, तो ये ट्रिक्स वहां काम आती हैं? बिल्कुल, ये सिखाता है कि बिना मूल अर्थ बदले बात को अलग अलग संदर्भों में कितनी चतुराई से प्रस्तुत किया जा सकता है। क्या बात है। अब वाक्यों की इस बड़ी इंजीनियरिंग से थोड़ा पीछे हटते हैं और वापस शब्दों के उद्गव यानी उनके जन्म की बात करते हैं। छात्रगण, हमारी स्क्रीन पर अब एक बहुत ही आकर्षक दृश्य है जहां 5 अलग अलग प्रकार के पत्थर या धातुएं रखी हुई हैं। शब्दों का इतिहास। हाँ, सबसे पहले है पारदर्शी और शुद्ध कांच जैसा तत्सम।
फिर समय की आंच में थोड़ा पिघला और बदला हुआ तद्भव, जी। फिर मिट्टी के रंग का देशज, फिर चमकता हुआ भारी स्टील जैसा विदेशज और अंत में दो अलग अलग धातुओं के संलयन से बना संकर। ये दृश्य हमारे हिंदी शब्द भंडार की विविधता और उसके विकास को बहुत खूबसूरती से दर्शाता है। भाषा कोई रुका हुआ तालाब नहीं है, यह एक निरंतर बहती हुई नदी है। बिल्कुल। जो शब्द संस्कृत से बिल्कुल शुद्ध रूप में बिना किसी बदलाव के हिंदी में आ गए वे तत्सम कहलाते हैं, जैसे अग्नि, दुग्ध। समय और उच्चारण की सुविधा के कारण जिनका रूप थोड़ा बदल गया वे तद्भव हो गए, जैसे आग या दूध। और देशज? जो हमारी स्थानीय बोलियों और क्षेत्रीय पर्यावरण से उपजे वे देशज हैं, जैसे लोटा, पगड़ी। और जो अरबी, फारसी, तुर्की या अंग्रेजी जैसी बाहरी भाषाओं से आए वे विदेशज हैं। यहाँ अक्सर एक बहुत बड़ी बहस देखने को मिलती है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि विदेशी या संकर शब्दों के आने से हमारी मूल भाषा अशुद्ध हो जाती है, मतलब उसकी पवित्रता नष्ट हो जाती है। क्या भाषाई विज्ञान के नजरिए से इस बात में कोई सच्चाई है? यह एक बहुत ही सामान्य लेकिन भ्रामक धारणा है। भाषा विज्ञान के अनुसार जब भाषा में बाहरी शब्द आते हैं तो यह अशुद्धि नहीं बल्कि भाषा का विस्तार होता है। विस्तार होता है। बिल्कुल। कोई भी भाषा तभी तक जीवित, समृद्ध और प्रासंगिक रहती है जब तक वह नए शब्दों को अपनाने का लचीलापन रखती है। संकर शब्द इस ग्रहणशीलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे टिकट घर, इसमें अंग्रेजी का टिकट और हिंदी का घर मिला है, या फिर रेलगाड़ी जैसे शब्द। ये साबित करते हैं कि भाषा कितनी जीवंत और व्यावहारिक है। ये संलयन भाषा को कमजोर नहीं करता बल्कि उसे हमारे दैनिक जीवन के अधिक अनुकूल बनाता है। छात्रगण, इस भ्रम को इतनी स्पष्टता से दूर करने के लिए मैम का धन्यवाद। तो वाक्यों के निर्माण और शब्दों के ऐतिहासिक विकास को समझने के बाद अब हम शब्दों की आंतरिक यांत्रिकी, मतलब इंटरनल मैकेनिक्स में गोता लगाते हैं। चलिए। हमारी प्रेजेंटेशन का अगला विजुअल बहुत ही नाटकीय है। इसका नाम है शुद्धता का दर्पण। छात्रगण, जरा स्क्रीन पर इस दर्पण को ध्यान से देखिए। इस दर्पण के एक तरफ कुछ शब्द हैं जो टूटे हुए हैं, जिनमें दरारें पड़ी हुई हैं, जो शुद्ध रूप है। हाँ, जैसे रचयिता, पूजनीय, आशीर्वाद, अहिल्या। ये अशुद्ध शब्द हैं जो अक्सर परीक्षाओं में वर्तनी शुद्धि वाले भाग में पूछे जाते हैं। और दर्पण के दूसरी तरफ यही शब्द बिल्कुल चमचमाते हुए और शुद्ध रूप में दिखाई दे रहे हैं। रचयिता, पूजनीय, आशीर्वाद, अहिल्या। आखिर इन दरारों का व्याकरणिक कारण क्या है? वर्तनी की ये अशुद्धियां मुख्य रूप से दो कारणों से होती हैं। पहला, हमारा अशुद्ध उच्चारण, और दूसरा, व्याकरण के मूल यांत्रिक नियमों का ज्ञान ना होना। जैसे पूजनीय वाला उदाहरण? बिल्कुल, पूजनीय शब्द को ही लेते हैं। अक्सर लोग पूजनीय लिखते हैं, जो व्याकरणिक रूप से पूरी तरह गलत है। जब मूल शब्द पूज में अनीय प्रत्यय जुड़ता है तो नियम के अनुसार वे मिलकर पूजनीय बनते हैं। पूज्य में अनीय नहीं जुड़ सकता। सही कहा। इसी तरह आशीर्वाद में र की ध्वनि व से पहले आती है, इसलिए रेफ जो है वो वा के ऊपर लगता है, ना कि शी के ऊपर। ये दर्पण हमें दिखाता है कि व्याकरण के नियम भाषा को उसका सबसे परिष्कृत रूप कैसे प्रदान करते हैं। और शब्दों के इस परिष्कार और उनके निर्माण में उपसर्ग यानी प्रीफिक्स एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। छात्रगण, हमारे अगले विजुअल में दिखाया गया है कि उपसर्ग कैसे अर्थ के नियंत्रक होते हैं। जैसे ज्ञान शब्द के आगे एक छोटा सा ब्लॉक अ जुड़ता है और वो उसका पूरा अर्थ 180 डिग्री पलटकर अज्ञान कर देता है। उसी तरह क्रय के आगे वी लगने से वो विक्रय बन जाता है और कसूर के आगे अरबी फारसी उपसर्ग बे लगने से वो बेकसूर बन जाता है। उपसर्गों को किसी वाहन के स्टीयरिंग व्हील की तरह समझा जा सकता है, जो मूल शब्द की दिशा ही बदल देता है। यहाँ ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि उपसर्ग कोई स्वतंत्र शब्द नहीं होते हैं। अच्छा, तो क्या होते हैं? वे केवल शब्दांश होते हैं, सिलेबल्स। उनका अकेले कोई विशेष अर्थ नहीं होता, लेकिन जब वे किसी मूल शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं तो वे एक बिल्कुल नई अवधारणा, एक नए अर्थ को जन्म देते हैं। ये भाषा की वास्तविक यांत्रिकी है। और यांत्रिकी की बात हो रही है तो भला हम संधि को कैसे छोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। छात्रगण, जरा इस ऊर्जावान 3D दृश्य की कल्पना कीजिए जो अब स्क्रीन पर चल रहा है। दो पारदर्शी गोले हैं। एक गोले के अंदर लिखा है विद्या और दूसरे में आलय। जब ये दोनों गोले आपस में बहुत तेजी से टकराते हैं
तो बीच में एक चमकदार प्रकाश, एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है और इन दोनों के संलयन से एक नया बड़ा गोला बनता है, विद्यालय। ये तो बिल्कुल भौतिक विज्ञान के किसी प्रयोग जैसा लग रहा है ना, जहाँ दो तत्व मिलकर कुछ नया बना रहे हैं। और तकनीकी रूप से देखा जाए तो ये ध्वनियों की भौतिकी ही तो है। संधि का शाब्दिक अर्थ ही है मेल या जोड़। जब दो निकटवर्ती या समीपवर्ती वर्ण उच्चारण के दौरान बहुत तेजी से पास आते हैं तो उनके टकराने से एक विकार या ध्वनि परिवर्तन पैदा होता है। अच्छा, तो ये सिर्फ शब्दों का जुड़ना नहीं है? नहीं, ये केवल दो शब्दों का आपस में जुड़ना भर नहीं है, ये ध्वनियों का एक वैज्ञानिक संलयन है, फोनेटिक फ्यूजन। जैसे विद्या का अंतिम आ और आलय का प्रथम आ मिलकर एक दीर्घ आ बन जाते हैं। ध्वनियों के इस वैज्ञानिक संलयन को समझने के बाद चलिए अब हम शब्दों के बनावट से आगे बढ़कर उनके अर्थ के स्पेक्ट्रम पर आते हैं। हमारी स्क्रीन पर अब एक 3D प्रिज्म उभर रहा है। अर्थ की विविधता। जी, जैसे भौतिक विज्ञान में एक सफेद रोशनी प्रिज्म से गुजर के 7 अलग-अलग रंगों में बट जाती है, वैसे ही यहाँ अग्नि शब्द एक प्रिज्म से गुजर रहा है और उसकी किरणें आग, अनल, पावक, कृषाणु के रूप में बाहर आ रही हैं। ये समानार्थक या पर्यायवाची शब्दों को विजुअलाइज करने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। हिंदी भाषा में अधिकांश पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तत्सम शब्द हैं। एक ही वस्तु को जब हम अलग अलग दृष्टिकोणों से या उसकी अलग अलग विशेषताओं के आधार पर देखते हैं तो हमें अलग अलग नाम मिलते हैं। हाँ, और इसी प्रिज्म से कमल और समुद्र के पर्यायवाची भी निकल रहे हैं। जैसे कमल से जलज, नीरज, पंकज निकल रहे हैं और समुद्र से जलधि, रत्नाकर, उदधि निकल रहे हैं। यहाँ एक बहुत ही बारीक नियम छिपा है। जल शब्द के अंत में ज लगाने से, जिसका अर्थ है जन्म लेने वाला, वे कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे जल और जलज। अरे वाह! और उसी जल शब्द के अंत में धी लगाने से, जिसका अर्थ है धारण करने वाला या भंडार, वे समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं। जल और धी, जलधि। ये संरचनात्मक पैटर्न समझ लेने पर रटने की आवश्यकता ही खत्म हो जाती है। ये तो सच में जादू है। छात्रगण इसे जरूर याद रखें। अब विलोम शब्दों की बात करते हैं। यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास एक विजुअल है जिसमें सोने और चांदी के तीर विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं। सृष्टि का तीर प्रलय की ओर जा रहा है और अवनी का अंबर की ओर। यहाँ परीक्षा के दृष्टिकोण से एक गोल्डन रूल साझा करना अत्यंत आवश्यक है। परीक्षाओं में विलोम शब्दों का चयन करते समय हमेशा भाषा स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। भाषा स्थिति, इसका क्या अर्थ है? इसका सीधा सा अर्थ ये है कि यदि पूछा गया मूल शब्द तत्सम है तो उसका विलोम भी तत्सम ही होना चाहिए। यदि तद्भव है तो विलोम भी तद्भव होगा। ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि अक्सर छात्रगण परीक्षा के दबाव में अवनी, जिसका अर्थ पृथ्वी होता है, उसका विलोम विकल्प में दिया गया आकाश टिक कर आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अर्थ तो वही है। बिल्कुल, और वही नंबर कट जाते हैं। लेकिन ये भाषा स्थिति का नियम पूरा खेल बदल देता है। अवनी तत्सम है, इसलिए उसका विलोम अंबर या गगन होगा, साधारण आकाश या आसमान नहीं। बिल्कुल सही। अर्थ समान होने के बावजूद व्याकरणिक कोटि समान होनी चाहिए। यही वो बारीक अंतर है जो एक सफल और असफल अभ्यर्थी के बीच की रेखा खींचता है। अब जरा अनेकार्थी शब्दों के रहस्य को देखते हैं। स्क्रीन पर एक पारदर्शी 3D क्यूब है। अगर हम इसे एक तरफ से देखें तो अंक लिखा है, जिसका अर्थ है गिनती की संख्या। नंबर्स? हाँ, उसी क्यूब को थोड़ा घुमाएं तो इसका अर्थ गोद हो जाता है और एक अन्य कोण से देखने पर यह नाटक का भाग बन जाता है, जैसे नाटक का पहला अंक। कितनी ज्यादा निर्भर है। शब्द का रूप वही रहता है, लेकिन वाक्य में उसका प्रयोग और उसका प्रसंग ये तय करता है कि वो कौन सा अर्थ प्रकट करेगा। मतलब एक ही चाबी से कई ताले खुल रहे हैं। बिल्कुल, इसे एक ही मास्टर चाबी से कई अलग अलग ताले खोलने की तरह समझा जा सकता है। और कभी कभी हम बहुत सारे तालों की जगह एक ही बड़ा मास्टर लॉक लगाना चाहते हैं। मेरा मतलब है वाक्यांश के लिए एक शब्द। यहाँ स्क्रीन पर एक कीप या फनल दिख रहा है। ऊपर से बहुत सारे शब्द डाले जा रहे हैं, सबके अंतःकरण या मन की बात जानने वाला, और फनल के नीचे से ये पूरा वाक्य संघनित होकर, कंडेंस होकर सिर्फ एक शब्द के रूप में निकल रहा है, अंतर्यामी। इसी तरह जिसे जीता ना जा सके से अजेय, और पृथ्वी और आकाश के मध्य का क्षेत्र से अंतरिक्ष। ये फनल संघनित करने की शक्ति या कंडेंसेशन को दर्शाता है। एक परिपक्व और प्रभावशाली भाषा
वो मानी जाती है जो कम से कम शब्दों में अधिकतम भावों की अभिव्यक्ति कर सके। बिल्कुल सही। जब किसी को बिना विचारे विश्वास करने वाला व्यक्ति कहने के बजाय अंधविश्वासी कहा जाता है, तो भाषा की मारक क्षमता और उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। सिविल सेवा की मुख्य परीक्षाओं में संक्षेपण में यानी प्रिसाइज राइटिंग में ये कला सबसे अधिक काम आती है। तो छात्रगण, शब्दकोश और व्याकरण की इस गहरी यांत्रिकी को डिकोड करने के बाद अब हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। भाषा केवल किताबों या शब्दकोशों में कैद नहीं रहती, वह समाज की सड़कों पर संस्कृति में सांस लेती है। बहुत सही बात कही। चलिए हमारे अगले विषय की ओर बढ़ते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियां। यहाँ हमारे विजुअल में मुहावरों को सांस्कृतिक डिकोडर और लोकोक्तियों को जीवन का सार का नाम दिया गया है। ये नामकरण बिल्कुल सटीक है। मुहावरे और लोकोक्तियां भाषा का वो जीवंत हिस्सा है जो सीधे जन सामान्य के सदियों के अनुभवों से छन कर आते हैं। तो दोनों में मूल अंतर क्या है? सबसे पहले मुहावरे की बात करें, ये मूल रूप से अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अभ्यास। एक मुहावरा हमेशा अपने सामान्य या शाब्दिक अर्थ को पीछे छोड़कर एक विशेष अर्थ प्रकट करता है, जिसे रूढ़ अर्थ कहा जाता है। मुहावरा कभी भी पूर्ण वाक्य नहीं होता, ये केवल एक वाक्यांश होता है। जैसे हमारी स्क्रीन पर जो उदाहरण है, मच्छर मारना। अब इसका शाब्दिक अर्थ तो सच में हाथों से मच्छर मारना हुआ, लेकिन इसका रूढ़ अर्थ है खाली बैठकर समय बर्बाद करना। बिल्कुल। या फिर चांदी का जूता मारना, इसका अर्थ किसी को सचमुच चांदी का जूता दे मारना नहीं है, बल्कि धन का लोभ देना या रिश्वत देना। और दूसरी तरफ हमारे पास लोकोक्तियां हैं। लोक और उक्ति यानी जन सामान्य का कथन या कहावत। ये किसी समाज के लंबे अनुभव का पूरा निचोड़ होती है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, जिसका गहरा दार्शनिक अर्थ है कि कम ज्ञान या कम संपत्ति वाले व्यक्ति हमेशा अधिक प्रदर्शन या दिखावा करते हैं। लोकोक्ति अपने आप में एक पूरा स्वतंत्र वाक्य होती है, जबकि मुहावरा केवल वाक्य का एक अंग होता है। छात्रगण, ये अंतर समझना परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि दिए गए विकल्पों में से कौन मुहावरा है और कौन लोकोक्ति। तो चलिए आइए अब तक के समझे गए इन तमाम सिद्धांतों को कुछ व्यावहारिक प्रश्नों पर कसकर देखते हैं। चलिए देखते हैं। स्क्रीन पर ज्ञान मूल्यांकन के कुछ एमसीक्यूज आ रहे हैं। हम इनकी केवल आंसर की नहीं देखेंगे, बल्कि इनके पीछे का लॉजिक समझेंगे। पहला प्रश्न है, आंसू का बहुवचन क्या होगा? हमारे पास विकल्प हैं, ए आंसू, बी आंसुएं, सी आंसुओं। छात्रगण, यहां ध्यान दिया जाना चाहिए कि हिंदी में कुछ शब्द स्वभाव से ही बहुवचन होते हैं। आंसू शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। जैसे हम कहते हैं ना, उसके आंसू निकल पड़े, इसलिए इसका रूप आंसू ही रहेगा। विकल्प ए सही है। बिल्कुल। और इसी तर्ज पर अगला प्रश्न भी है कि दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? विकल्प है माता, प्राण, लड़का या किताब। इसका सही उत्तर प्राण है। प्राण उड़ गए। हाँ, हम हमेशा कहते हैं उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ना कि प्राण उड़ गया। दर्शन, हस्ताक्षर, बाल, ये सभी ऐसे ही शब्द हैं जो सदैव बहुवचन होते हैं। शानदार। एक और प्रश्न देखते हैं। लड़का शब्द का भाववाचक संज्ञा बनाना है। छात्रगण, हमने पहले भाववाचक का वो अमूर्त ऊर्जा वाला दृश्य देखा था। तो लड़का, जो कि जातिवाचक है, उसका भाववाचक होगा लड़कपन। यहाँ लिंग और कारक के नियम भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि बुढ़ापा या स्थापना का लिंग क्या है, तो इसे हमेशा वाक्य में प्रयोग करके देखना चाहिए। जैसे बुढ़ापा आ गया, संस्था की स्थापना की गई यानी स्त्रीलिंग। और जहाँ तक कारक का सवाल है, हे प्रभो मेरी पुकार सुनो, इसमें हे प्रभो स्पष्ट रूप से संबोधन कारक है, क्योंकि यहाँ किसी को पुकारा जा रहा है। इन प्रश्नों के पीछे के तर्क को समझने का मुख्य उद्देश्य यही है कि व्याकरण के नियम केवल रटने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें लागू करने के लिए होते हैं। और ये एप्लीकेशन सबसे ज्यादा काम आता है गद्यांश विश्लेषण में, यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, जो कि CSAT या हिंदी के पेपर का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। बिल्कुल। गद्यांश विश्लेषण वास्तव में एक कौशल है। इसमें छात्रों को पूरे पैराग्राफ को स्कैन करके मुख्य शब्दों यानी कीवर्ड्स को पकड़ना होता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हमारी स्क्रीन पर एक गद्यांश है। गांधी जी धर्म व नैतिकता में अटूट विश्वास रखते थे। उनके अनुसार धर्मविहीन राजनीति मृत्यु जाल है। गांधी जी साधन व साध्य दोनों की शुद्धता पर बल देते थे।
सत्य और अहिंसा गांधीवाद के आधार स्तंभ है। अब अगर परीक्षा में इस गद्यांश का शीर्षक और केंद्रीय भाव पूछा जाए तो विकल्पों के जाल में फंसे बिना सही उत्तर कैसे निकाला जाए? सबसे पहले गद्यांश की स्कैनिंग करनी चाहिए। यहाँ धर्म, नैतिकता, साधन व साध्य और सत्य व अहिंसा शब्द बार बार उभर कर आ रहे हैं। शीर्षक गद्यांश का नामकरण होता है, संक्षिप्त और सटीक। तो इसका शीर्षक हो सकता है गांधीवाद में सत्य, अहिंसा और धर्म का स्वरूप। और केंद्रीय भाव? केंद्रीय भाव गद्यांश की आत्मा होती है, जो यह बताती है कि लेखक का मुख्य संदेश क्या है। इस पैराग्राफ का केंद्रीय भाव यह है कि साधन और साध्य का बीज और पेड़ जैसा अटूट संबंध है। किसी अनुचित या दूषित साधन से श्रेष्ठ साध्य की प्राप्ति असंभव है। ये स्कैनिंग और कीवर्ड्स वाली तकनीक निश्चित रूप से गद्यांश के उन भ्रमित करने वाले विकल्पों को छांटने में बहुत मददगार साबित होगी, जो लगभग एक जैसे ही लगते हैं। छात्रगण, अब हम आज के इस बेहतरीन सेशन के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। जी, हमारी स्क्रीन पर अब एक बेहद भव्य विजुअल उभर रहा है। ये संपूर्ण व्याकरणिक संरचना का एक विशाल 3D डोम या गुंबद है। इस गुंबद के दृश्य को अगर छात्रगण ध्यान से देखें तो वे पाएंगे कि इसमें वे सभी 9 स्तंभ, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण एक साथ मिलकर एक विशाल और पारदर्शी छत को साधे हुए हैं। इस छत पर लिखा है वाक्य रचना सरल, संयुक्त, मिश्र, और नीचे की गहरी नींव में उद्गम यानी तत्सम, तद्भव और उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास आपस में इंटरलॉक्ड हैं। ये गुंबद आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण का अंतिम सार है। ये विजुअल ये सिद्ध करता है कि व्याकरण कोई अलग थलग बिखरे हुए नियमों का नीरस पुलिंदा नहीं है। ये एक आपस में पूरी तरह से जुड़ा हुआ तंत्र है, एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम। बिल्कुल। जब इसके किसी एक हिस्से को, चाहे वो एक छोटा सा उपसर्ग हो या संधि का नियम, हिलाया या बदला जाता है तो उसका असर अर्थ और वाक्य की पूरी इमारत पर पड़ता है। और यही इस पूरे सेशन का मूल भाव है। भाषा नियमों का कोई बंधन नहीं है, बल्कि यह विचारों को व्यक्त करने का एक त्रिआयामी ब्रह्मांड है। अगर भाषा को इस तरह के संरचनात्मक इंजीनियरिंग और विजुअलाइजेशन के माध्यम से समझा जाए तो प्रतियोगी परीक्षा का कोई भी घुमावदार प्रश्न छात्रों को डरा नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा। और इस डिजिटल क्लासरूम को समाप्त करने से पहले एक विचारणीय प्रश्न श्रोतागण के लिए छोड़ना चाहूंगी। जी बिल्कुल। आज वाक्यों की इंजीनियरिंग और शब्दों के सांस्कृतिक डिकोडिंग को बहुत गहराई से समझा गया है। तो जरा सोचिए, कल सुबह जब आप सभी अखबार पढ़ेंगे या किसी से बातचीत करेंगे तो क्या केवल सतह पर तैरते हुए शब्द सुनाई देंगे, या उन शब्दों के पीछे छिपे तत्सम, तद्भव और उनके लंबे ऐतिहासिक सफर की ध्वनि भी महसूस होगी? क्या एक साधारण से शब्द में छिपी पूरी यांत्रिकी को देखा जा सकेगा? ये कैसा नजरिया है जो केवल परीक्षा पास करने के लिए ही नहीं, बल्कि भाषा की आत्मा को महसूस करने और उसका सच्चा आनंद लेने के लिए भी बहुत जरूरी है। इसी विचार और इसी दृष्टिकोण के साथ हम आज का ये गहन विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। स्टडी टू चैंपियन के मूल मंत्र को हमेशा याद रखिए, रटना नहीं, समझकर पढ़ें, चैंपियन बने। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।